दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों राजनीति और राजनीति लोगों का जो जिक्र है वो लोगों की ज़ुबान पर आम है। राज्यसभा चुनाव जब से हुआ है तब से ये कलह और नेताओं की अलग अलग बयानबाजी है वो लगातार सामने आ रही है। पहली बार 5 लोगों में से किसी कांग्रेस के एमएलए ने ये खुद कबूल किया है कि हाँ, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। जाहिर तौर पर उन्होंने उसका रीज़न अलग दिया है दोस्तों, लेकिन पहली बार इन 5 लोगों में से मोहम्मद इजराइल पहले ऐसे विधायक हैं हथीन से कांग्रेस के, जिन्होंने पहली बार स्वीकार किया है कि हाँ, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बकौल मोहम्मद इजराइल उन्होंने कहा है कि जो ये उम्मीदवार थे करमबीर बोध, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, ना उस तरीके से करमबीर बोध ने उनसे मदद मांगी इस चुनाव में। और अगर उसकी बजाय चौधरी उदयभान उम्मीदवार होते तो वो जाहिर तौर पर कांग्रेस को वोट करते। दोस्तों, मोहम्मद इजराइल ने कह दिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो किसी राजनीतिक बात को लेकर नाराज़ थे। चौधरी हर्ष कुमार को जिस तरीके से उन्होंने शामिल किया वो इस बात को लेकर भी बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो परिवार है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरा जोर है लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2024 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट काटने की कोशिश की या राजनीतिक दरी है वो खिसकाने की कोशिश की। ये भी कारण है वो मोहम्मद इजराइल ने बताया है कि आखिरकार क्यों उन्होंने कांग्रेस के साथ है वो क्रॉस वोटिंग की है दोस्तों। लेकिन मोहम्मद इजराइल ने जो बताया है उसमें वो शायद ये भूल गए कि जो क्रॉस वोटिंग के तौर पर उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार था शायद वो उन्हें पसंद नहीं था दोस्तों। तो आपको बता दें, अगर वो किसी पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं तो पार्टी का जो भी उम्मीदवार होता है वो पार्टी की तरफ से भेजा जाता है, ना कि किसी का चहेता होता है, ना कि किसी का दुश्मन होता है। और मोहम्मद इजराइल ने यहाँ तक भी ऐलान कर दिया है कि 2029 में जो आगे की राजनीति होगी वो कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। मतलब वो अब जान चुके हैं कि उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की है शायद कांग्रेस के साथ अब आगे का उनका भविष्य नहीं है और वह खुद ब खुद ही अब कांग्रेस से किनारा करते हुए दिखाई देंगे आगे भी। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी में कहा है कि जो ये 5 लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उन्हें खुद ब खुद इस्तीफ़ा देकर चुनाव में आ जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन चाहे मोहम्मद इजराइल हों चाहे शैली चौधरी हों, उनकी बातों से हमें नहीं लगता है कि कोई भी इस्तीफ़ा देने के मूड में है, बल्कि ये लोग इसी तरह विधायक बने रहेंगे। और ये लोग कह रहे हैं, शैली चौधरी की तरह मोहम्मद इजराइल ने भी कहा है कि उनके राजनीतिक सफ़र का क्या होना चाहिए ये हथीन की जनता तय करेगी। और इसके कयास, इसके अनुमान ये लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मोहम्मद इजराइल के पास देखे गए मेवात ज़िले के, तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली बार हो सकता है मोहम्मद इजराइल भाजपा की तरफ से हथीन से हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है ये बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। इसका जो भी सिनेरियो है वो आज से ही, क्योंकि मोहम्मद इजराइल के जो बेटे हैं नज़ीम चौधरी, वो अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ दगा नहीं करेंगे और अपने पिता से उन्होंने सारे संबंध हैं तोड़ लिए हैं। तो ऐसे में ये जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है 2029 के चुनाव से पहले ही बहुत हॉट सीट है बनता जा रहा है, क्योंकि आगे जो भी विधानसभा क्षेत्र में हथीन में जो भी राजनीति होगी तो पिता पुत्र के अलग अलग सियासी बयान है वहाँ पर आसानी से जो विधानसभा की जनता है वो देख पाएगी दोस्तों। और अब नोटिस का भी जवाब देना है तो मोहम्मद इजराइल भी कह रहे हैं कि जो नोटिस उनके पास आया है पार्टी स्तर पर ही जो भी लैंग्वेज होगी उस नोटिस का भी जवाब है वो दे दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा राजनीति को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि 2029 के जो चुनाव में है जो महिला आरक्षण हुआ था कि 33% महिलाओं को है वो आरक्षण के तहत सीटें दी जाएंगी, उसको भी पेश करने के मूड में पेश, हालांकि वो हो चुका है, पास भी हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार आम सहमति से 2029 के चुनाव से पहले ही इसी चुनाव में है जो महिला आरक्षण बिल है उसे वो लागू करना चाहती है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में 816 सीटें हैं वो कुल हैं होने वाली हैं, परिसीमन जो होगा उसके बाद में, और उसमें महिलाओं की संख्या है वो बढ़कर 273 हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है, अगर ऐसा होता है तो वो हो जाएगा। इसको लेकर एनडीए में पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। गैर कांग्रेसी दल जो हैं उसमें से कई लोग हैं जो अपनी सहमति जता चुके हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ एक बैठक करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस भी इसको लेकर आम सहमति है वो जता देगी दोस्तों।
अगर ऐसा होता है तो ये महिलाओं की प्रगति में, उनके सशक्तिकरण के उसमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम खड़ा करने वाला दुनिया में भारत है, एक अग्रणी देशों में से शामिल हो जाएगा दोस्तों। वैसे भी राजनीति में महिलाओं के जो आरक्षण की मांग है ये बहुत पुरानी है। 1931 में पहली बार ये मांग उठी थी कि राजनीति में महिलाओं के लिए भी अलग से ऐसी व्यवस्था है वो की जाए, लेकिन पहली सफलता 1996 में मिली थी, 62 साल के संघर्ष के बाद दोस्तों। उस समय एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। ये बिल लोकसभा में लाया गया, लेकिन भारी हंगामे के बीच वो पास नहीं हो चला दोस्तों। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद के प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा 7 बार इस बिल को लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी तरह कभी कोई कारण बना, कभी हंगामे के कारण है ये बिल लगातार रद्द होता गया दोस्तों। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, जो यूपीए सरकार थी, उसके कार्यकाल में भी 2 बार इसी तरह ये बिल पेश किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो भी पास नहीं हो सका। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो ये बिल पास हो गया, लेकिन इसमें ये कहा गया कि जब अगली जनगणना होगी उसके बाद इस बिल को पास कर दिया जाए दोस्तों। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि शायद ये मुमकिन ना हो कि ये जनगणना मुकम्मल तरीके से हो पाए या ना हो पाए, और जो 2029 के जो चुनाव होने हैं लोकसभा में, तो कहा जा रहा है कि जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर इस महिला आरक्षण बिल को, जो कि पास तो हो चुका है, इसे क्यों ना लागू कर दिया जाए दोस्तों। और पहली बार देश में ऐसा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है पक्ष या विपक्ष की दोनों तरफ से कि ये बिल अब लागू है, हो सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे, अगर ये बिल लागू हो जाता है तो हरियाणा में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। हरियाणा सरकार जो पिछले मुख्यमंत्री थे दुष्यंत सिंह चौटाला, इसको पंचायत स्तर पर लागू करके पहले ही देश के सामने एक अद्भुत नज़ीर पेश कर चुके थे कि ये बिल बहुत सक्सेसफुल ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, बहुत सफल हो सकता है दोस्तों। दुष्यंत सिंह चौटाला ने महिला सशक्तिकरण के उसमें बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया था। पंचायतों में 50% आरक्षण है दोस्तों, वो महिलाओं को दिया था। तो ग्राउंड पर भी ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। ग्राउंड पर बहुत अच्छे तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में हरियाणा में ये चल रहा है। तो इसी तरह ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसे केंद्र सरकार लागू कर देती है तो जो विधायक वाले जो चुनाव होते हैं, चंडीगढ़ विधानसभा में जो लोग जाते हैं, वहाँ भी इसे आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिलहाल अगर महिला विधायकों की हरियाणा में स्थिति देखी जाए तो कुल 13 महिला विधायक हैं, जिसमें 1 निर्दलीय हैं सावित्री जिंदल, 5 बीजेपी की तरफ से हैं, 6 कांग्रेस की तरफ से हैं दोस्तों। और हमें ऐसा लगता है अगर केंद्र सरकार इसको लागू करती है तो हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार है, केंद्र सरकार के उस पर ही इसे हरियाणा में भी लागू कर देगी। और ना केवल हरियाणा प्रदेश, बल्कि जो सेंटर की अच्छी पॉलिसी होती हैं तो प्रदेश भी उसे अपने उसमें लागू कर देते हैं। इसमें कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है या अन्य किसी भी पार्टी की सरकार है दोस्तों। इसी तरीके से ये लागू हो जाता है। अगर ये हरियाणा के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो 2029 के यहाँ भी आम चुनाव होने हैं दोस्तों, तो उसमें भी कहा जा रहा है 3 से 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है वो यहाँ पर होगी। श्रुति चौधरी, आरती राव, गीता भुक्कल, अब आपने देखा कि खेल की दिग्गज हस्ती विनेश फोगाट जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती हैं कि राजनीति में भी महिलाएं हैं, वो किसी से कम नहीं हैं और वो आगे आकर बतौर संघर्ष हैं लोगों के लिए कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और राजनीति में उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको लेकर भी ये बहुत ऐतिहासिक कदम है दोस्तों, ये हो जाएगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जिस तरीके से इस बिल को पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से केवल कांग्रेस बाकी है, अन्य जो विपक्षी दल हैं इस पर सहमति जता चुके हैं, तो हरियाणा में भी इसे फिर जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हम कई नए ऐसे चेहरे देखेंगे, कई ऐसे नई महिलाओं को देखेंगे जो राजनीति में खुलकर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगी। और अगर ज़्यादातर महिलाएं, अगर दोस्तों 33% महिलाएं अगर विधानसभा में जाती हैं तो जाहिर तौर पर महिलाओं के जो भी मुद्दे होंगे, चाहे महिला उत्पीड़न के खिलाफ हों, चाहे महिलाओं के उत्थान को लेकर हों, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे खेलों में, चाहे नौकरियों में, किसी भी चीज़ में महिलाओं की भागीदारी को लेकर अगर महिलाएं ज़्यादा तादाद में अगर विधानसभा में होंगी तो जाहिर तौर पर उनके जो हक की आवाज़ है उसे अग्रणी तरीके से महिलाएं उठा पाएंगी। तो ये बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। और हरियाणा में जितने भी सियासी लोग हैं दोस्तों वो समझते हैं इस चीज़ को कि ये बिल कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में वो भी ये सोचते हैं कि जो उनकी धर्मपत्नी हैं उन्हें भी राजनीति में है, वो कई
नेताओं का हमने देखा है कि उन्हें भी मतलब आगे किया जा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं बाखूबी से अगर ये लागू हो जाता है तो बेशक से कई सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है अगर आरक्षित हो जाती है उनकी सीट तो उन्हें आगे किया जा सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर हरियाणा के संदर्भ में लोकसभा की बात की जाए तो केवल कुमारी शैलजा हैं जो हमारे हरियाणा से 10 सांसदों में से एकमात्र महिला सांसद हैं। अगर परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें जाहिर तौर पर 2029 के चुनाव में बढ़ने वाली हैं और इनकी संख्या बढ़कर 816 तक हो सकती है, तो ऐसे में हरियाणा के हिस्से में 3 से 4 लोकसभा की सीटें हैं और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो अगर यहाँ की सरकार अगर कहती है तो 4 सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाता है, तो हमारी 3 से 4 महिला सांसद ऐसी होंगी जो दिल्ली में जाके महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगी। अगर हरियाणा के संदर्भ में आंकड़ों की बात करें, जैसा कि हमने बताया था कि कुल 13 महिलाएं हैं जो यहाँ पर विधायक हैं और 90 विधानसभा सीटें फिलहाल यहाँ पे हैं। अगर ये आरक्षण भी अगर लागू होता, फिलहाल अगर 90 के रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो 30 महिला विधायक हैं दोस्तों, वो होने वाली थी। और अगर ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में अगर परिसीमन लागू होता है तो कहा जा रहा है कि 120-125 सीटें हैं हरियाणा में वो हो सकती हैं, या 115-16 के तकरीबन इतनी सीटें हैं हरियाणा में दोस्तों, वो बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महिलाओं की भागीदारी, जो महिला विधायक हैं हरियाणा में, उनकी संख्या 40, 41 या 42 के आसपास हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर विधानसभा में अगर परिसीमन से चुनाव नहीं करवाया जाता, जो कि आसार हैं करवाया जाएगा, तो उसके बिना भी महिलाएं आज 13 हैं तो 30 की संख्या में होनी थी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा तादाद में होगी तो हरियाणा जैसा प्रदेश एक नज़ीर पेश कर पाएगा, जिसके बारे में एक मनगढ़ंत ये आरोप लगा दिए जाते हैं हमेशा हरियाणा प्रदेश में कि यहाँ बेटियों को शायद इतना आगे नहीं रखा जाता, यहाँ बेटियों को दबाकर रखा जाता है। वो मिरर भी है, फिर टूट जाएगा। और भागीदारी अगर विधायक ज़्यादा होंगे तो जाहिर तौर पर महिलाओं को लेकर अगर कोई भी मुद्दा आएगा तो महिला विधायक वहाँ पे हैं तो उस मुद्दे को लेकर डटकर खड़ी होंगी। और प्रदेश की बेटियाँ, प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उन्हें भी राजनीति में आगे आके काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 90 डिग्री पर अपने कमेंट्स के माध्यम से दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि मोहम्मद इजराइल ने जो स्वीकार किया है और महिलाओं को लेकर जो ये बिल आ सकता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण में कितनी आगे जाएंगे अगर ये लागू हो जाता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।